अस्सलामुअलैकुम। चॉक एंड डस्टर एकेडमी में आपका खैर मकदम है। आज हम प्रेमचंद का अफ़सानवी मजमुआ वारदात में शामिल एक अफ़साना पढ़ेंगे जिसका उन्वान है बदनसीब माँ। पंडित अयोध्या नाथ का इंतकाल हुआ तो सब ने कहा ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। 4 जवान लड़के यादगार छोड़े और एक लड़की। असासा भी काफ़ी, पुख्ता मकान, 2 बाग, कई हज़ार के जेवर और 20,000 नकद। बेवा फूलमती को सदमा होना लाजमी था और वो कई दिन तक बेहाल रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे तशफ़ी हुई। चारों लड़के एक से एक सादतमंद, चारों बहुएं एक से एक फर्माबरदार। जिस वक्त फूलमती चारपाई पर लेटती तो बारी बारी से उसके पाँव दबाती। वो स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी धोती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कामतानाथ एक दफ्तर में 50 का नौकर था। दूसरा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं मतब खोलने की फ़िक्र में था। तीसरा दियानाथ बीए में फ़ेल हो गया था और अखबारों में मज़ामीन लिखकर अपना जेब खर्च निकाल लेता था। सबसे छोटा सीतानाथ चारों में ज़हीन और होनहार था और इमसाल बीए अव्वल दर्जे में पास करके एमए की तैयारी में मसरूफ़ था। किसी में वो लाउबालियाँ न थीं, न फजूल खर्चियाँ, न कम अंदेशियाँ जो वालिदैन को जलाती हैं और ख़ानदान को तबाह कर देती हैं। बुढ़िया घर की मालकिन थी, अगरचे कुंजियाँ बड़ी बहू के पास रहती थीं। फूलमती में वो हुकूमत पसंदी न थी जो बुढ़ापे को सख्तगीर बना दिया करती हैं, मगर उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई लड़का नाश्ता भी नहीं मंगा सकता था। शाम का वक्त था। पंडित जी को मरे आज 12वां दिन था। कल 13वीं है। बरहम भोज होगा, बरादरी की दावत होगी, उसकी तैयारियां हो रही थी। फूलमती अपने हुजरे में बैठी देख रही थी कि पल्लेदार बोरियों में आटा लाकर रख रहे हैं, घी के टीन आ रहे हैं, सब्जी के टुकड़े, शक्कर की बोरियां, दही की मटकियां सब चली आ रही हैं। महाब्राह्मण के लिए दान की चीज़ें लाई गईं, बर्तन, पलंग, बिस्तरे, कपड़े वगैरह, मगर फूलमती को कोई चीज़ नहीं दिखाई गई। हस्बे ज़ाब्ता सब चीज़ें उसके पास आनी चाहिए थीं और वो हर एक चीज़ को देखती, उसे पसंद करती, उनकी मिक़दार में कमी बेशी करती, तब उन चीज़ों को भंडारे में रखा जाता, मगर उसे दिखाने की किसी ने ज़रूरत ना समझी। अच्छा आटा 3 ही बोरियां क्यों आया? उसने तो 5 बोरियों के लिए कहा था। घी के 5 ही कनस्तर आए। उसने 10 कनस्तर मंगवाए थे। शायद सब्ज़ी, दही, शक्कर वगैरह में भी कमी की गई हो। किसने इस हुक्म में मुदाखलत की? जब उसने एक बात तय कर दी तो किसी को क्या हक़ है कि उसमें कमी पेशी करे? आज 40 साल से घर के हर एक मामले में फूलमती का फ़ैसला नातिफ़ था। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1। किसी ने मेन मिख ना की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी सब कुछ उसकी मर्ज़ी पर छोड़ देते थे, पर आज उसकी आंखों के सामने उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है और वो उसे क्यों बर्दाश्त कर सकती थी? वो कुछ देर तो जब्त किए बैठी रही, फिर आखिर उससे रहा न गया। खुद परवरी उसकी फितरत सानी बन गई थी। गुस्से में भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटा 3 बोरी लाए? मैंने तो 5 बोरियों के लिए कहा था, और घी भी 5 कनस्तर। तुम्हें याद है मैंने 10 कनस्तर कहे थे। किफ़ायत को मैं बुरा नहीं कहती, लेकिन जिसने ये कुआं खोदा उसकी आत्मा पानी को तरसे तो कितनी शर्म की बात है। कामतानाथ ने माजरत नहीं की, अज़्र गुनाह नहीं किया, नादिम भी नहीं हुआ, फ़ौरन तक़सीर की तलाफ़ी करने नहीं दौड़ा। 1 मिनट तो बाग़ियाना अंदाज से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरियों की हुई और 3 बोरियों के लिए 5 कनस्तर घी काफ़ी था। इसी हिसाब से और चीज़ें भी कम कर दी गईं। फूलमती तेज़ होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज़ नहीं है। क्यों नहीं? लेकिन अपना नफ़ा नुकसान तो हम ही समझते हैं। फूलमती हक्का बक्का होकर उसका मुंह तकने लगी। इस जुमले का मतलब उसकी समझ में ना आया। अपना नफ़ा नुकसान? ये अपना क्या भला है? उसका वजूद कब से हुआ? उसके नफ़े नुकसान की जिम्मेदारी उसके सर है। दूसरों को खामखा वो उसके पेट के लड़के ही क्यों ना हो, उसके फ़ैसले में दखल देने का क्या हक़ है?
लौंडा इस तरह जवाब दे रहा है गोया घर उसका है। उसने मरमर कर ये गृहस्थी जमा की, मैं तो गैर हूँ, ज़रा उसकी खुदसरी तो देखो। उसने तहकुमाना लहजे में कहा, मेरे नफ़ा नुकसान की जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे इख्तियार है कि मैं जो मुनासिब समझूँ वो करूँ। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 कनस्तर घी और लाओ, और आइंदा से ख़बरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। उसने अपने ख्याल में ज़रूरत से ज़्यादा तंबी कर दी थी और वहाँ खड़े होने की ज़रूरत ना समझकर वो अपने हुजरे में चली गई। हालांकि कामतानात अभी वहीं खड़ा था और उसके चेहरे से मुतरशा हो रहा था कि उसे इस हुक्म की तामील में कुछ उज़्र है, मगर फूलमती मुतमईन बैठी थी। इतनी तंबीह पर भी किसी को इस पर नाफरमानी की जुर्रत हो सकती है, ये उसके जहन में ना आया। मगर रफ्ता रफ्ता उस पर अब हकीकत खुलने लगी कि इस घर में उसकी वो हैसियत नहीं रही जो 10-12 रोज़ पहले थी। रिश्तेदारों के यहाँ नवेद में घी, शक्कर, मिठाई वगैरह आ रही थी। बड़ी बहू इन चीज़ों को खुद ख़ास अंदाज से संभाल कर रख रही थी। तीनों छोटी बहुएं भी भंडारे में घुसी थीं। कोई भी फूलमती से कुछ पूछने नहीं आता। बरादरी के लोग भी जो कुछ पूछते हैं वो कामतानात से कुछ या बड़ी बहू से। कामतानात कहाँ का बड़ा मोहतमिम है, दिन भर भंग पिए पड़ा रहता है, और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत भला इन बातों को क्या समझ सकती है। भद होगी और क्या सबके सब खानदान की नाक कटवाएंगे। वक्त पर कोई न कोई चीज़ कम हो जाएगी, तब इधर उधर भागेंगे। इन कामों के लिए बड़ा तजुर्बा और सलीका चाहिए। कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बन जाएगी तो मारी फिरेगी, कोई चीज़ इतनी कम बनेगी कि किसी तपल पर पहुंचेगी, किसी पर नहीं। आखिर इन सबों को हो क्या गया है। अच्छा, बड़ी बहू सेफ क्यों खोल रही है? वो सेफ को अपनी मर्ज़ी के बगैर खोलने वाली कौन होती है? कुंजी उसके पास है ज़रूर, लेकिन जब तक मैं रुपए ना निकलवाऊँ वो संदूक नहीं खोल सकती। आज इस तरह खोल रही है गोया सब कुछ वही है, मैं कुछ हूँ ही नहीं। उसने बड़ी बहू के पास जाकर तुंद लहजे में कहा, सेफ क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने बेबाकाना अंदाज से कहा, बाजार से सामान आया है तो दाम न दिए जाएं? कौन चीज़ किस भाव से आई है और कितनी आई है मुझे कुछ मालूम नहीं। जब तक हिसाब न हो जाए रुपए कैसे दिए जाएंगे? हिसाब किताब सब हो गया। किसने किया? अब मैं क्या जानूं, जाकर अपने लड़कों से पूछो। फूलमती फिर आकर अपनी कोठरी में बैठ गई। उस वक्त बिगड़ने का मौका न था। घर में मेहमान भरे हुए थे। अगर उस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग तो यही कहेंगे कि पंडित के मरते ही इनके घर में फूट पड़ गई, खून का घूंट पी पी कर रह जाती। जब मेहमान रुखसत हो जाएंगे तब वो एक एक की खबर लेगी। देखिए इस वक्त लड़के क्या बातें बनाते हैं। इस अरसे में वो कार परदाजों की बेकायदगियों से, फजूल कारियों और गलतियों का मुबस्सिरा निगाहों से मुशाहिदा कर रही थी। 12 बजे दावत शुरू हुई। सारी बरादरी के लोग यकबारी खाने के लिए बुला लिए गए। फूलमती खड़ी तमाशा देख रही थी। सहन में मुश्किल से 250 आदमी बैठ सकते थे। ये सारी बरादरी कैसे बैठ गई? 2 पंक्तों में लोग बैठते तो क्या बुरा था? यही तो होता कि 2 की जगह 4 बजे ख़त्म होती। मगर यहाँ तो सबको सोने की फिक्र पड़ी हुई है। यकायक शोर मचा, तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती गुस्से से होंठ चबा रही थी, मगर उस मौके पर जबान न खोल सकती थी। बारे नमक पिसा और पतीलियों में डाला गया। घर में बर्फ़ न थी। आदमी बाजार दौड़ाया गया। बाजार में इतनी रात गए, बर्फ़ कहाँ? आदमी नाकाम लौट आया। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी बद इंतज़ामी उसके घर में कभी न हुई थी। इस पर सबको मालिक और मुंतजिम बनने की धुन है। बर्फ़ जैसी ज़रूरी चीज़ मंगवाने से फुर्सत न मिली। मेहमान अपने दिल में क्या कहते होंगे, दावत करने चले थे और घर में बर्फ़ तक नहीं। अच्छा, फिर क्यों हलचल मची? अरे गज़ब, किसी के शोरबे में एक मरी हुई चूहिया निकल आई। या भगवान, तुम ही आबरू कायम रखियो। छी, इस फूहड़पन की भी कोई हद है। सारे मेहमान उठे जा रहे हैं, ना उठे तो क्या करें? आंखों से देखकर मक्खी कौन निकलेगा? फूलमती के दिल में ऐसा उबाल उठ रहा था कि दीवार से सर टकराए। मजनूनाना हालत में बार बार उसके बाल नोचती थी। अब आगे दावत का इंतज़ाम करने चले थे। सारा करा धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वो अलग। अब इससे जब्त न हो सका। मेहमान उठ चुके थे।
पतलों पर खाना जूं का तू पड़ा था। चारों लड़के आंगन में नादिम खड़े थे, एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे थे। बड़ी बहू देवरानियों पर बिगड़ रही थी। फूलमती शोले की तरह टूट कर आई और बोली, मुंह में कालक लग गई कि नहीं, या अभी कुछ कसर है? डूब मरो सबके सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हफ्तों इस दावत का चर्चा रहेगा, मजाक उड़ाया जाएगा। तुम लोगों को कुछ शर्म हया तो है या नहीं? तुम्हें क्या? आत्मा तो उसकी रो रही है जिसने जिंदगी को घर की आबरू बनाने में तबाह कर दिया। कामतानाथ कुछ देर तो खड़ा सुनता रहा, आखिर झुंझला कर बोला, अच्छा अब रहने दो अम्मा, गलती हुई, हम सब मानते हैं, बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन अब इसके लिए आदमियों को हलाल कर डालोगी? सभी से गलतियां होती हैं, पछताने के सिवा आदमी और क्या कर सकता है? किसी की जान तो नहीं मारी जाती। आदमी गलतियों ही से सीखता भी तो है। बड़ी बहू ने फरमाया, हम क्या जानते थे कि बीबी नंद कमला से इतना ज़रा सा काम ना होगा। चूहिया तरकारी में बैठी होगी, उन्होंने टोकरी को बगैर देखे भागे कड़ाव में डाल दिया। कामतानाथ ने बीवी को डांटा, इसमें न कमला का कसूर है न तुम्हारा, मेरा। कांतानाथ ने बीवी को डांटा, इसमें न कमला का कसूर है, न तुम्हारा न मेरा, इत्तेफाक है। इतने बड़े भोज में एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाओं में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उंडेल दिए जाते हैं। इसमें कैसी जग हंसाई और कैसी नक कटाई, तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती शर्माते तो नहीं, उल्टे और बेहयाई की बातें करने लगे। कामतानाथ, शर्माऊं क्यों? किसी की चोरी की है? चीनी में चूंटे और आटे में घुन, ये सब तो नहीं देखे जाते। हमारी निगाह न पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई, वरना चुपके से चुहिया पकड़कर निकाल देते, किसी को खबर तक न होती। फूलमती इस कुफ्र पर इस्तेजाब से बोली, क्या सबको चुहिया खिलाकर उनका धर्म ले लेता? कामतानाथ माँ की तरह निगाहें मलामत से देख कर बोला, क्या पुराने ज़माने की बातें कर रही हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। ये धर्मात्मा लोग जो पतल से उठ कर गए हैं, इनमें ऐसा कौन है जो भेड़ बकरी का गोश्त नहीं खाता? तालाब के कछुए और घूंगे तक तो किसी से बचते नहीं। क्या वो ज़रा सी चूहिया इन सब से नापाक है? फूलमती के पास ऐसी कट हज्जतों का जवाब न था, अपना समूह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए हैं, रात का वक्त है। चारों भाई भंग पीकर कमरे में बैठे मशवरा कर रहे हैं। बड़ी बहू भी इस मजलिस में शरीक है। कामतानाथ ने मसंद पर टिक कर कहा, मैं तो कमला की शादी में अपने हिस्से की 1 पाई भी नहीं दे सकता, आखिर मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। उमानाथ, तो यहाँ किसके पास फालतू रुपए हैं? 5-5 हज़ार ही तो एक एक के हिस्से में आए हैं। मुझे अपना मेडिकल हॉल खोलने के लिए कम से कम 5,000 रुपये की ज़रूरत है। दियानाथ, मुझे भी प्रेस और अखबार की फ़िक्र है। 5,000 अपने होंगे तो 5,000 का कोई साजी और मिल जाएगा। मैं तो अपने हिस्से में से 1 कौड़ी भी नहीं दे सकता। कामता, दादा ने 5,000 जहेज़ ठहराया था, उसकी ज़रूरत ही क्या है कि पंडित मुरारी लाल के लड़के से शादी हो? लड़की किस्मत वाली हो तो गरीब घर में भी आराम से रहे, बदनसीब है तो राजा के घर में भी रोती है। ये तो नसीब का खेल है। सीता ने शर्माते हुए कहा, ये तो मुनासिब मालूम नहीं होता कि तय की हुई सगाई तोड़ दी जाए। उनसे कहा जाए कि 5,000 की जगह 3,000 ले लें, इस तरह 5,000 में शादी हो सकती है। मैं अपने हिस्से के सब रुपए दे दूंगा। कामतानाथ ने खिसियाकर भाइयों से कहा, सुनते हो इसकी बातें? अम्मा, जब ठोकर खाएंगे तो आंखें खुलेंगी। कामता, इतना याद रखो कि हम लोग तुम्हारी तालीम के जिम्मेदार नहीं हैं। सीता, जी हाँ याद है। उमा, और जो कहीं तुम्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए वजीफ़ा मिल जाए तो सूट बूट और सफ़र खर्च के लिए रुपया कहाँ से लाओगे? उस वक्त किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे? कामता, और वजीफ़ा तुम्हें मिलेगा, कहूँ मैं आज लिख दूँ। इस दलील ने सीतानाथ को भी तोड़ लिया। फिलवाक़े अगर उसे सरकारी वजीफ़ा मिल गया तो 4-5 हज़ार तैयारियों के लिए दरकार होंगे। कमला के लिए वो इतनी बड़ी मेहरबानी हरगिज़ नहीं कर सकता कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू पामाल कर दे। बोला, हाँ, ऐसी हालत में तो मुझे भी रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। कामता, तो इसकी एक सूरत यही है कि कमला की शादी कम से कम खर्च में कर दी जाए। 1,000 से ज़्यादा हम किसी तरह खर्च नहीं कर सकते। पंडित दीनदयाल कैसे रहेंगे? MA BA न सही, हिजानी से उनकी आमदनी 50 रुपये माहवार से कम नहीं। उम्र भी अभी 40 से ज़्यादा ना होगी। पिछले साल ही तो बीवी मरी है। मुझे यकीन है कि वो जहेज़ के बगैर राज़ी हो जाएंगे। उमा,
जहेज का कोई सवाल नहीं, तीसरी शादी है। कामता, ये ना कहो आज, वो आज चाहें तो 2,000 पा सकते हैं, मगर हमारे साथ कुछ दब जाएंगे, तो यही सलाह है कि मुरारी लाल को जवाब दिया जाए और दीनदयाल के साथ सगाई तय की जाए। दिया, अम्मा से भी पूछ लेना चाहिए। कामता, अम्मा से पूछना बेकार है, उनकी तो जैसे अकल घास खा गई है, वही पुराने वक्तों की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं, ये नहीं समझती कि वो ज़माना नहीं रहा। उमा, वो मानेंगी नहीं, अपने जेवर बेचकर शादी करेंगी, देख लीजिएगा। कामता, हाँ ये मुमकिन है, जेवरों पर इनकार उनका पूरा इख्तियार है, ये उनका स्त्री धन है, वो जो चाहें कर सकती हैं। दियानाथ, स्त्री धन है तो क्या उसे लुटा देंगी, आखिर वो भी तो दादा ही की कमाई है। कामता, किसी किसी की कमाई हो, स्त्री धन औरत की चीज़ है। उमा, ये सब फानी गोरख धंधे हैं, स्त्री धन कोई चीज़ नहीं, गहने 10,000 से कम के नहीं, इतनी बड़ी रकम हम खो देने के लिए तैयार नहीं, किसी बहाने से ये गहने अपने हाथ में करने होंगे। अभी दीनदयाल का जिक्र न करो वरना ताड़ जाएंगी। गहने अपने पास आ जाए तो साफ साफ कह दो, तब क्या कर लेंगी। दिया, हाँ ये तरकीब अच्छी है। कामता, मुझे तो धोखे की चाल अच्छी मालूम नहीं होती, जिस चीज़ पर हमारा हक है उसके लिए हम लड़ सकते हैं, जिस पर हमारा हक नहीं उसके लिए हम धोखाधड़ी नहीं कर सकते। दियानाथ, तो आप लोग अलग बैठे रहें, जाकर कहता हूँ कि मैंने अखबार में मजमून लिखा था, उस पर सरकार मुकदमा चला रही है, 5,000 की ज़मानत देनी पड़ेगी, आप अपने जेवर दे दें तो मेरी जान बच जाएगी, आप लोग भी कुछ नमक मिर्च मिला दीजिएगा। कामता, ना भैया, मैं इस काम के करीब ना जाऊंगा। सीता, मेरा भी इस्तीफा समझो। उमा, इन लोगों को जाने दो जी, हम और तुम मिलकर रंग जमा लेंगे, ये धर्मात्मा लोग हैं। भैया नौकर ही हैं, सीता को वजीफ़ा मिलने वाला है, ज़रूरत तो हमें और तुम्हें है। बड़ी बहू ने फरमाया 50 रुपए के ही तो नौकर हैं, और या कुछ, इतने दिन मुझे आए हो गए, पीतल का एक छल्ला भी न बनवाया, तौफीक ही न हुई, आज धर्मात्मा बने हैं। उमा, अम्मा के जेवर मिल जाएंगे तो उनका हार तुम्हें दे दूंगा, भाई खातिर जमा रखो। बड़ी बहू, मिल चुके, वो गढ़ नहीं जो चींटे खाए, वो गुड़ नहीं जो चींटे खाए। दिया, अच्छा तो इसकी बात पर अभी जाता हूँ, जेवर लेकर ना आऊँ तो मुँह ना दिखाऊँ। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि दियानाथ की कौड़ी चित पड़ी। माँ कामता भरा दिल बेटे की मुसीबत देखकर क्यों ना पसीजता। माँ का मामता भरा दिल बेटे की मुसीबत देखकर क्यों न पसीजता। फूलमती ये दास्तान सुनते ही बावली हो गई। उस पर उमानाथ ने और भी रिदा जमाया। अगर सुबह 10 बजे तक रुपए दाखिल ना हुए तो हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। बैंक से रुपए अभी तो नहीं मिल सकते, महीनों ख़तो किताबत होगी, विरासत का फ़ैसला हो जाएगा, तब कहीं जाकर रुपए मिलेंगे। फूलमती को ये कब बर्दाश्त हो सकता था कि उसके जेवरों के होते हुए उसके बेटे के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएं। सारे जेवर निकालकर दियानाथ को दे दिए। इस तरह अपनी माँ की गर्दन पर खंजर चलाकर दोनों नाखल्फ खुश खुश भाइयों के पास लौट आए। 2-3 महीने और गुजर गए। जेवरों पर तसर्रुफ करके चारों भाई अब माँ की दिलजोई करने लगे। अपनी बीवियों को समझाते रहते कि अम्मा का दिल ना दुखाएं। अगर उसकी तशफ़ी थोड़ी सी ज़ाहिरदारी से हो जाती है तो उसमें क्यों कमी की जाए। और चारों करते अपने दिल की, मगर माँ से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कि वो उनकी बातों में आ जाती और हर एक बात में रजामंद हो जाती। बाग का फ़रोख्त करना उसे बहुत नागवार गुजरा था, लेकिन चारों ने ऐसी बंदिशें बांधी कि वो उसे बे करने के पर राज़ी हो गई। हाँ, कमला की शादी के मामले में बेटों से उसका इत्तेफाक ना हुआ। वो कहती थी कि शादी मुरारी के लड़के से ही होगी। चारों भाई पंडित दीनदयाल से करना चाहते थे। एक दिन इस बात पर तकरार की नौबत आ गई। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में क्या बेटी का हिस्सा नहीं? तुम्हें 10,000 का एक बाग मिला, 25,000 का मकान, 20,000 नकद में से क्या 5,000 भी कमला का हिस्सा नहीं है? कामता नाथ ने नरमी से कहा, अम्मा, कमला हमारी बहन है और हम अपने मकदूर भर कोई ऐसी बात ना करेंगे जिससे उसे नुकसान हो। लेकिन हिस्से की जो बात कहती हो तो कमला का हिस्सा कुछ नहीं है। दादा जब जिंदा थे तब और बात थी, अब तो हमें एक एक पैसे की किफ़ायत करना पड़ेगी। जो काम 1,000 से हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है। उमानाथ ने तस्दीक की, 5,000 क्यों,
साहब 10,000 के लिए। 5,000 क्यों साहब? 10,000 कहिए। दावतें, ज़ियाफ़त, रस्म रसूम में क्या 5,000 भी खर्च ना होंगे? कामता: हाँ ठीक है, 10 ही समझो। 10,000 रुपये एक शादी में खर्च करने की अब हमारी हैसियत नहीं है। फूलमती ने जिद पकड़कर कहा, शादी तो मुरारी लाल के लड़के से ही होगी, चाहे 5,000 खर्च हो चाहे 10,000। मेरे शौहर की कमाई है, मैंने मर कर जोड़ा है, अपनी मर्जी से खर्च करूँगी। तुमसे मांगने जाऊँ तो मत देना। कामता नाथ को अब तल्ख हकीकत के इजहार के सिवा चारा न रहा। बोले, अम्मा तो खामखा बात बढ़ाती है। तू खामखा बात बढ़ाती है। जिस रुपए को तुम अपना समझती हो वो तुम्हारा नहीं है, वो हमारा है। एक एक पाई हमारी है। तुम हमारी मर्जी के बगैर इसमें से कुछ खर्च नहीं कर सकती। फूलमती को जैसे सांप ने डस लिया। बोली, क्या कहा? फिर तो गोया मैं अपने ही रुपए अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती। कामता: वो रुपए तुम्हारे नहीं, हमारे हैं। फूलमती: तुम्हारे होंगे, लेकिन मेरे मरने के बाद। कामता: नहीं, दादा के मरते ही सब कुछ हमारा हो गया है। उमा: अम्मा कानून तो जानती नहीं, ख्वामखा उलझती हैं। फूलमती की बेनूर आंखें शोले की तरह दहक उठी, चेहरा लाल हो गया। बोली, तुम्हारा कानून भाड़ में जाए, ऐसे कानून में आग लगे। मैं ऐसे लचर कानून को नहीं मानती। ये कानून है कि गले पर छुरी फेरना। तुम्हारे दादा ऐसे कोई धना सेठ न थे। मैंने पेट और तन काट कर ये रुपए जमा किए हैं, नहीं तो आज इस घर में धूल उड़ती होती। घर ही कहाँ होता। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपए छू नहीं सकते। मैंने तुम चारों भाइयों की शादी में 10-10 हज़ार रुपये खर्च किए हैं। तुम्हारी पढ़ाई में भी 5-5 हज़ार से कम खर्च ना हुए होंगे। कमला भी तो मेरे पेट से पैदा हुई है, उसकी शादी में भी 10,000 खर्च करूँगी। जो कुछ बचेगा तुम ले लेना। उमानाथ ने झिल्लाकर कहा, भाई साहब, आप नाहक अम्मा के मुंह लगते हैं। चलकर मुरारी लाल को ख़त लिख दीजिए। यह कायदा कानून तो जानती नहीं, बेकार बहस करती हैं। फूलमती ने जब्त करके कहा, अच्छा क्या कानून है, ज़रा मैं भी सुनूं। उमा: कानून यही है कि बाप के मरने के बाद सारी जायदाद बेटों की हो जाती है। माँ का हक सिर्फ गुजारा लेने का है। फूलमती ने पूछा, किसने बनाया है ऐसा कानून? उमा: हमारे ऋषियों ने, महाराज मनो ने। और किसने? फूलमती: घर मैंने बनाया है, रुपए मैंने जोड़े हैं, बाग मैंने खरीदा और आज इस घर में गैर हूँ। ऋषि मनु ने ये कानून बनाया है। अच्छी बात है, अपना घर बार लो, मेरी जान छोड़ो। इस तरह मोहताज बनकर रहना मुझे मंजूर नहीं। इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वाह रे अंधेर, मैंने ही दरख्त लगाया और मैं ही इसका पत्ता नहीं तोड़ सकती। मैंने घर बनवाया, मैं ही इसमें नहीं रह सकती। अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए। अगर मैं जानती कि मेरी ये दुर्गत होने वाली है तो सारी जायदाद अपने नाम करा लेती। चारों नौजवानों पर माँ की तुंधी का कोई असर न हुआ। कानून का फौलादी दरा उनकी हिफाजत कर रहा था। इस कच्चे लोहे का उन पर क्या असर होता? शाम हो गई थी। दरवाजे पर नीम का दरख्त सर झुकाए खड़ा था। उनके पत्तों में भी हिस न थी। रुखसत होने वाले आफताब की ठंडी किरणें जैसे जाए पनाह ढूंढती फिरती थी। फूलमती आहिस्ता से उठकर अपनी कोठरी में चली गई। फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ कि उसकी कमर टूट गई है। शौहर के मरते ही अपने पेट के जने लड़के उसके दुश्मन हो जाएंगे, उसका उसे कभी ख्वाब में भी गुमान न हुआ था। जिन लड़कों को उसने खून जिगर पिला पिलाकर पाला था, जिन पर गुरूर था, वही आज उसे यूं आंखें दिखा रहे हैं। वाह रे ज़माने की खूबी। अब इस घर में रहना उसे अजाब मालूम होता था। जहाँ उसकी कुछ कदर नहीं, कुछ गिनती नहीं, वहाँ लावारिसों की तरह पड़ी रोटियां खाए ये उसकी खुददार तबीयत के लिए हद दर्जा गिरा थी। मगर चारा ही क्या था। वो लड़कों से अलग होकर रहे तो भी किसकी नाक कटेगी। ज़माना उसे थूके तो क्या और लड़कों को ज़माना उसे थूके तो क्या और लड़कों को थूके तो क्या, बदनामी तो उसकी है। दुनिया तो यही कहेगी कि 4 जवान बेटों के होते बुढ़िया अलग पड़ी है, मजदूरी करके पेट पाल रही है। जिन्हें उसने हमेशा हक़ारत से की नज़र से देखा, वही अब उस पर हंसेंगे। नहीं, ये ज़िल्लत उसकी बेकसी की ज़िल्लत से कहीं ज़्यादा दिलशिकन थी। अब उसे अपने को एक नए तर्ज का आदी बनाना पड़ेगा। अब ज़माना बदल गया है। अब इस नए माहौल के अंदर ज़िंदगी बसर करनी होगी। अब तक मालकिन बनकर रही, अब लौंडी बनकर रहना पड़ेगा। ईश्वर की यही मर्ज़ी है।
अपने बेटों की लातें और बातें वगैरह की लातों और बातों के मुकाबले में फिर भी गनीमत है। वो बड़ी देर तक मुंह ढांपे अपनी इस बेकिसी पर रोती रही। सारी रात उस रूहानी कोफ्त में गुजर गई। जाड़ों की सुबह आहिस्ता आहिस्ता डरती डरती तारीकी के पर्दे से निकली, जैसे कोई कैदी छुप कर जेल से निकल आया हो। फूलमती मामूल के खिलाफ आज तड़के ही उठी। रात भर उसका रूहानी तनासुख हो चुका था। सारा घर सो रहा था और वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रात भर शबनम में भीगी हुई पुख्ता ज़मीन उसके नंगे पैरों में कांटों की तरह चुभ रही थी। पंडित जिंदा थे तब उसे बहुत सवेरे न उठने देते थे। ठंड उसे बहुत मुज़िर थी, मगर अब वो दिन नहीं रहे। झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और कंकरियां चुनने लगी। रफ्ता रफ्ता लड़के जागे, बहुएं उठी। सबों ने बुढ़िया को सर्दी से सुकड़ते हुए काम करते देखा, पर किसी ने ये न कहा कि अम्मा क्यों हलकान होती हो। शायद वो बुढ़िया की इस बेकसी पर दिल में खुश हो रहे थे। आज से फूलमती का यही वतीरा हो गया कि जो कुछ बन पड़े घर का काम करना, सारे घर की खिदमत करना और इंतज़ामी उमूर से अलग रहना। उसके चेहरे पर जो एक खुददारी की झलक नुमाया थी, उसकी जगह एक हसरतनाक बेबसी छाई हुई नजर आती थी। जहाँ बिजली जलती थी वहाँ अब तेल का चिराग टमटमा रहा था, जिसके बुझाने के लिए हवा का एक हल्का सा झोंका काफ़ी था। भाइयों ने तयशुदा तजवीज़ के मुताबिक मुरारी लाल को एक इनकारी ख़त लिख भेजा और दीनदयाल से कमला की शादी हो गई। दीनदयाल की उम्र 40 साल से कुछ ज़्यादा थी और ख़ानदानी वजाहत में थे, लेकिन दाल रोटी से खुश थे। बग़ैर किसी करारदाद के शादी कर ली। तारीख मुकर्रर हुई, बारात आई, शादी हुई, कमला रुखसत हो गई। कमला के दिल पर क्या गुजर रही थी उसे भी कौन जान सकता था, लेकिन चारों भाई बेहद खुश थे, गोया उनके पहलू से कांटा निकल गया हो। शरीफ ख़ानदान की लड़की घर वालों की रज़ा में राज़ी थी। तकदीर में आराम लिखा होगा, आराम करेगी, तकलीफ़ लिखी होगी, तकलीफ़ उठाएगी। घर वालों ने जिससे शादी कर दी उसमें हज़ार ऐब भी हों तो यही उसका माबूद, उसका मालिक, इन्हराफ उसके वहमो गुमान से बाहर था। फूलमती ने किसी काम में दखल न दिया। कमला को क्या दिया गया, मेहमानों की खातिर मदारत की गई, किसके हाथ से नवेद में क्या आया, उसे किसी अमर से सरोकार न था। उससे कुछ सलाह भी ली गई तो यही कि बेटा तुम लोग जो कुछ करते हो अच्छा ही करते हो, मुझसे क्या पूछते हो। जब कमला के लिए दरवाजे पर डोली आ गई और कमला माँ के गले लिपट कर रोने लगी तो वो उसे अपनी कोठरी में ले गई और जो कुछ 150 रुपये और 2-4 जेवर उसके पास बच रहे थे बेटी के आंचल में डालकर बोली, बेटी मेरी तो दिल की दिल ही में रह गई, नहीं तो आज क्या तुम्हारी शादी इस तरह होती और तुम इस तरह विदा होती की जाती। कमला ने जेवर और रुपए आंचल से निकालकर माँ के कदमों में रख दिए और बोली, अम्मा मेरे लिए तुम्हारी आशीर्वाद लाखों रुपए के बराबर है। तुम इन चीज़ों को अपने पास रखो, नहीं मालूम अभी तुम्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फूलमती कुछ कहना चाहती थी कि उमानाथ ने आकर कहा, क्या कर रही हो कमला, चल जल्दी की साथ टली जाती है। वो लोग जल्दी मचा रहे हैं, फिर तो 2-4 महीने में आएगी ही। जो कुछ लेना देना हो ले लेना। फूलमती ने दिल को संभाल कर कहा, मेरे पास अब क्या है बेटा जो मैं इसे दूंगी। जाओ बेटी, भगवान सुहाग अमर करे। कमला रुखसत हो गई। फूलमती बछाड़ खाकर गिर पड़ी। 1 साल गुजर गया। फूलमती का कमरा घर में सब कमरों से वसी और हवादार था। उसने उसे बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया और एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी, जैसे कोई भिखारन हो। लड़कों और बहुओं से अब उसे कोई ताल्लुक न था। वो अब घर की लौंडी थी। घर के किसी फ़र्द के मामले से उसे दिलचस्पी न थी। वो ज़िंदा सिर्फ इसलिए थी कि उसे मौत ना आती थी। खुशी या रंज का उसके ऊपर कोई असर न था। उमानाथ का मतब खुला, अहबाब की दावत हुई, दियानाथ ने अखबार जारी किया, फिर जलसा हुआ। सीतानाथ को वजीफ़ा मिला, वो विलायत पढ़ने गया, फिर जश्न हुआ। कामतानाथ के बड़े लड़के का एगियो पोईत हुआ, खूब धूमधाम हुआ। फूलमती के चेहरे पर मसरत की खफीफ सी झलक भी नज़र न आई। उमानाथ टाइफाइड में महीना भर बीमार रहे। दियानाथ ने एक मजमून लिखा और दफ़ा 144 में 6 महीने के लिए जेल चले गए। कामतानाथ ने एक मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और साल भर के लिए मुअत्तल कर दिए गए। फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक न पड़ी। उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म की दिलचस्पी, कोई आरजू, कोई फ़िक्र न थी। बस
चौपाइयों की तरह काम करना और खाना, यही उसकी ज़िंदगी के दो काम थे। जानवर मारने से काम करता है मगर खाता है दिल से। वो बेकहे काम करती थी मगर खाती थी जहर के निवालों की तरह। महीनों सर में तेल न पड़ता, महीनों कपड़े न धुलते, कुछ परवाह नहीं, उसमें एहसास ही गोया फना हो गया था। सावन की झड़ी लगी हुई थी, मलेरिया फैल रहा था। आसमान पर मटियाले बादल, ज़मीन पर मटियाला पानी, नम हुआ सीनों में बलगम और कफ भरती फिरती थी। महरी और कहारन दोनों बीमार पड़ गए थे। फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांजे, पानी में भीग कर सारा काम किया, आग जलाई, पतीलियाँ चढ़ा दी और गंगा से पानी लाने चली। कामतानाथ रोज़ाना गंगा जल पीते थे, नल का पानी उन्हें माफिक न था। कामतानाथ ने चारपाई पर बैठे बैठे कहा, रहने दो अम्मा, मैं पानी भर लाऊंगा। कहारन और महरी आज दोनों गायब हैं। फूलमती ने मटियाले आसमान की तरफ देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। तुम भी रहने दो, कहीं बीमार न पड़ जाओ। मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ था। उसके मतलब में कुछ नफ़ा ना होता था, इसलिए बहुत परेशान रहता था। जाने भी दो भैया, बहुत दिनों बहुओं पर हुकूमत कर चुकी है, इसका खमियाजा उठाने दो। गंगा बढ़ी हुई थी, मालूम होता था समंदर है। उफ़क़ पानी के साहिल से मिला हुआ था। किनारे के दरख्तों की सिर्फ फुनगियाँ पानी के ऊपर नज़र आती थी। फूलमती कलसा लिए हुए सीढ़ियों के नीचे उतरी, पाँव फिसला, संभल न सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पाँव चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गई। किनारे पर दो चार पंडित चिल्लाए, अरे भैया, अरे बुढ़िया डूबी जाती है। दो चार आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी। इन बल खाती लहरों में जिन्हें देखकर ही इंसान सहम उठता है। एक ने पूछा, ये कौन बुढ़िया थी? अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की बेवा है। हाँ, इसकी तकदीर में ठोकर खाना लिखा था। इसके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं। हाँ, सब हैं भाई, मगर तकदीर भी तो कोई चीज़ है। इस तरह यह अफसाना इख्तिताम होता है। शुक्रिया।